आज की सारी बड़ी खबर सभा के सामने मौजूद चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी डिटेल आपको बताएंगे। अमित शाह से मिलने पहुंची थी प्रियंका गांधी और इसके बाद सैकड़ों करोड़ रुपए बीजेपी सरकार को देने पड़े हैं। दोस्तों बताएंगे कहां पर बीजेपी सरकार को झुकना पड़ा है और क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में बिहार के चुनाव में दो दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी भूमिका निभाएंगे। दोस्तों बताएंगे कैसे। पप्पू यादव ने भी एक बड़ा बयान जारी कर दिया है दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी लड़ेगी जोरदार तरीके का चुनाव। वहीं पर नीतीश कुमार ने बीजेपी के नेता को पिटवा दिया है। दोस्तों बताएंगे बिहार से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के अंदर पप्पू यादव और कन्हैया कुमार मिलकर कांग्रेस पार्टी को वापसी करवाएंगे तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अगर आप भी मानते हैं कि पप्पू यादव कन्हैया कुमार एक बड़े नेता बनकर साबित होंगे तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो लिखकर आगे चलते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर प्रियंका गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड को लेकर अमित शाह से मुलाकात की थी। दोस्तों अमित शाह के साथ हुई उनकी बातचीत को लेकर ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं अमित शाह से उन्होंने एक ऐसी मांग की है जिस पर बीजेपी की सरकार पूरी तरीके से बैकफुट में चली गई। दोस्तों जो जानकारी है उसके अनुसार प्रियंका गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड को केंद्र सरकार को 529 करोड़ रुपए देने पड़े हैं। आपको बता दें कि वायनाड में हुए बाद कई सारे लोगों की जान चली गई। दोस्तों जान माल का अच्छा खासा नुकसान हो गया था। इसके बाद प्रियंका गांधी वहां पहुंची और उन्होंने अमित शाह को इस पूरे बारे में जानकारी दी। तो अमित शाह पहले तो पैसा देने को तैयार नहीं थे और इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने को तैयार नहीं थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जब जोरदार तरीके से दबाव बनाया तो उसके बाद अब जाकर 529 करोड़ रुपए दिए गए हैं। दोस्तों यानी लोग ये 529 करोड़ ले सकते हैं और बिना किसी ब्याज के ये पैसा दिया जाएगा। कुल मिलाकर वायनाड की लड़ाई में प्रियंका गांधी को बड़ी सफलता मिली है। दोस्तों इन पैसे का इस्तेमाल टाउनशिप में सड़क और पुल और स्कूल सहित बुनियादी ढांचे बनाने विकास के काम के लिए इस्तेमाल होने वाले हैं। अगर आप भी मानते हैं कि प्रियंका गांधी एक ऐसी नेत्री है जो विपक्ष में रहकर भी अपने लोगों को न्याय दिलवा सकती है, उनको केंद्र सरकार से पैसे दिलवा सकती है और यही उनके नेतृत्व क्षमता को दिखाता है। और आने वाले दिनों के अंदर प्रियंका गांधी को ही कांग्रेस पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके साथ में ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जानबूझकर बीजेपी के नेताओं को पिटवा रहे हैं। दोस्तों एक बड़ा मामला सामने आया जहां पर नीतीश कुमार किसी कार्यक्रम में पहुंचे थे बिहार के पटना। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद का नाम शिलापट्ट पर लिखा हुआ था, यानी जिस विकास कार्य के लिए पहुंचे थे नीतीश कुमार उस विकास कार्य के उसके उद्घाटन के लिए जो शिलापट्ट लगाया गया था दोस्तों उसमें नीतीश कुमार का भी नाम था और बीजेपी के पार्षद का भी नाम था। लेकिन जिस पार्षद का नाम था दोस्तों उसको पुलिस वाले अंदर नहीं जाने दे रहे थे, कार्यक्रम स्थल पर नहीं जाने दे रहे थे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है जिसमें बीजेपी के पार्षद को पुलिस वाले धक्का मारकर बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार पर आरोप लग रहा है कि वो जानबूझकर बीजेपी के नेताओं को पिटवाते हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल खड़े किए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि नीतीश कुमार भाजपा के ज्यादा नेताओं को भाव देते नहीं है और यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हकीकत है कि बिहार के अंदर बीजेपी के लोग ना चाहते हुए भी नीतीश कुमार को अपना नेता मानकर काम कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग तो यही चाहते हैं कि नीतीश कुमार चुनाव हार जाए और इसीलिए अगर इंडिया गठबंधन मजबूत होगा तो बीजेपी के वोटर्स भी इंडिया गठबंधन की तरफ आ जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ साथ बिहार में कांग्रेस पार्टी के लिए दो बड़े नेता एक नई लकीर खींचेंगे दोस्तों, जिसमें पप्पू यादव और कन्हैया कुमार का नाम है। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने एक बड़ा बयान जारी करते बता दिया है कि कांग्रेस पार्टी इस बार बड़ी भूमिका निभाएगी। सांसद कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बार बड़े भाई की भूमिका निभाएगी। इसके अलावा उन्होंने कन्हैया कुमार के रोल को लेकर भी बयान देते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। हम और कन्हैया कुमार हमारे महासचिवों के साथ मिलकर पार्टी को मजबूत करेंगे। कांग्रेस पार्टी महागठबंधन को मजबूत करने आई है। कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़ेगी और अपने कोर्ट में चुनाव लड़ेगी। दरअसल दोस्तों बिहार को लेकर चर्चा चल रही है कि प्रियंका गांधी खुद जिम्मेदारी संभालेंगे और मार्च में उनका बिहार का दौरा भी होने वाला है। कन्हैया कुमार पप्पू यादव के साथ प्रियंका गांधी की जोड़ी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बड़ी सफलता दिलवा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। इसीलिए आप देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर तीनों नेता सक्रिय होने वाले। अगर आप भी मानते हैं कि अगर ये तीनों नेता बिहार में एक साथ एक्टिव हो जाए तो कांग्रेस पार्टी अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ चुनाव जीत सकती है दोस्तों। और इंडिया गठबंधन की सरकार तभी बनेगी जब कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट अच्छा रहेगा। आपको जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ इंदिरा गांधी पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अविनाश गहलोत के द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है दोस्तों। पार्टी ने आज विधानसभा घेराव का कॉल दे रखा है दोस्तों, जिसमें बड़े बड़े नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में विधानसभा घेरने के लिए आने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी विधानसभा का घेराव करेगी तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, हरीश चौधरी समेत कई और दिग्गज बड़े नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जयपुर में विधानसभा का घेराव करने के लिए बुलाया गया है। कांग्रेस पार्टी के विरोध प्रदर्शन को लेकर अब मंत्री अविनाश गहलोत का बयान आया है। वो कहने लगे कि मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान इकाई ये बता रही है कि वो कभी भी आयरन लेडी इंदिरा गांधी को लेकर किए गए विवादित टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करेगी और एकदम सही किया जा रहा है, डंके की चोट विरोध किया जा रहा है और ऐसा ही होना चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिखा बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी गुजरात के अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपनी राष्ट्रव्यापी संविधान बचाओ यात्रा शुरू करेगी दोस्तों, जहां पर 8 और 9 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन होने वाला है। यह राष्ट्रीय स्तर पर भगवा पार्टी को निशाना बनाने के लिए होगा। कांग्रेस पार्टी इस अवसर का उपयोग गुजरात में 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए अपने अभियान की शुरुआत करने के लिए भी करेगी। हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार में कांग्रेस पार्टी की भूमिका के बाद 2027 के
गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के अकेले उतरने की संभावना है। दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। कुल मिलाकर गुजरात में कांग्रेस पार्टी अपना एक नया रास्ता खोज रही है। साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई, लेकिन उन्होंने एमसीडी में एक बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने बताया कि दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सभी वर्गों के 12,000 अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला लिया है। 25 फरवरी को होने वाली एमसीडी सदन की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। हमने एमसीडी के कच्चे कर्मचारियों से जो वादा किया था उसे पूरा करने जा रहे हैं। ये देश के अंदर ऐतिहासिक कदम है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एमसीडी के सभी 12,000 अस्थायी कर्मचारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आम आदमी पार्टी ने अपना वादा निभाते हुए निगम के इन अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। 25 फरवरी को एमसीडी सदन की बैठक में प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों एमसीडी के नंबर गेम में आम आदमी पार्टी पिछड़ती चली जा रही है। जहां पर आम आदमी पार्टी के पास पहले फुल मेजोरिटी हुआ करता था, अब 115 सीटें बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पास में है। तो अगली बैठक से पहले क्या अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के अंदर। दोस्तों अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो फिर ये बिल पास नहीं हो पाएगा। कुल मिलाकर क्या आम आदमी पार्टी का ये कोई पॉलिटिकल स्टंट है या फिर वाकई उन्होंने सही कदम उठाया है। दरअसल दोस्तों क्योंकि अब एमसीडी के इलेक्शन हो सकते हैं और अविश्वास का प्रस्ताव आ सकता है, बीजेपी एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने की कोशिश करेगी। तो शायद इसीलिए 12,000 कर्मचारियों को स्थायी करने का फैसला लिया जा रहा होगा, क्योंकि बीजेपी के लोग जरूर सरकार गिराने की कोशिश करेंगे। और अगर आम आदमी पार्टी की सरकार इस प्रस्ताव को पारित करवा लेती है तो फिर एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी अगले 5 साल तक सरकार बनाने से डरेगी, क्योंकि उन्हें लगेगा कि अगर उन्होंने सरकार बना ली और ये योजना सही से पॉसिबल नहीं हो पाई तो फिर सारी तलवारें बीजेपी सरकार पर लटक जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों आम आदमी पार्टी यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक खेल रही है। देखते हैं इस पर बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है और कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा एमसीडी में। साथ साथ एक्शन में कांग्रेस पार्टी पहले कृष्णा अल्लावरू पहुंचे थे बिहार प्रभारी बनकर, इसके बाद महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा भी बिहार पहुंची थी और अब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी राज्यसभा के सांसद भी पहुंचे हैं। दोस्तों पहली बार विधानसभा चुनाव से 8 महीने पहले कांग्रेस पार्टी चुनावी तैयारी पूरी स्पीड में कर रही है और यही बड़ा कारण है कि केंद्रीय नेताओं के पटना पहुंचने से पहले कांग्रेस पार्टी के लोग बड़ी संख्या में पटना पहुंच रहे हैं। दोस्तों 23 फरवरी को बगहा में संविधान जिंदाबाद सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के साथ कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आए हैं। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ हरियाणा विधानसभा का घेराव करेगा किसान खेत मजदूर संगठन, बीजेपी सरकार को चेतावनी दे दी गई है। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने रविवार को ऐलान किया है कि 25 फरवरी को हरियाणा विधानसभा का घेराव करा जाएगा। संगठन की ओर से बड़ी संख्या में किसान चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। दोस्तों किसानों और खेत मजदूर की कर्ज माफी और मुआवजा और आवारा पशुओं के मुद्दे को लेकर हरियाणा विधानसभा का घेराव करने का यह ऐलान है। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के अध्यक्ष सत्यवान ने रविवार को बताया है कि उनकी मांग किसानों की लागत से 1.5 गुना एमएसपी दरों पर तमाम फसलों की सरकारी खरीद की गारंटी के लिए कानून बनाने की है। साथ ही स्मार्ट बिजली मीटर स्कीम पर रोक लगाना चाहिए और गरीबों को पूरे साल काम मिलना चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। क्या हरियाणा के अंदर किसानों और मजदूरों के द्वारा जो विरोध किया जा रहा है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की गलत नीतियों के कारण किसानों की बर्बादी के संकेत दिए जा रहे हैं और इसलिए बीजेपी सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है? जो भी आपको लगता है लिखकर बताएगा। साथ साथ भारत में सांप्रदायिक हिंसा की बढ़ती घटनाओं ने मुसलमानों को अपने घर संपत्ति और व्यवसाय छोड़कर मुस्लिम बाहुल्य बस्तियों में बसने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों पूर्व आईएएस अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने इस पर अपनी गहरी चिंता प्रकट की है। दोस्तों उन्होंने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने बताया है कि पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हुई है, बड़ी संख्या में हिंसाएं हुई है। इन घटनाओं का काफी गलत असर देखने को मिला है। इन घटनाओं के कारण मुसलमानों को अपने पारंपरिक निवास स्थलों से पलायन करने को मजबूर होना पड़ा है। वे सुरक्षा और सामाजिक स्वीकार्यता की तलाश में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में बसने लगे हैं। यह प्रवृत्ति न केवल सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देती है बल्कि सांप्रदायिक तनाव को और गहरा करती है। हर्ष मंदर की भी ये चेतावनी है। दोस्तों क्या आप मानते हैं कि ये बात एकदम सही है? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल खराब हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों के बीच में सांप्रदायिक विभाजन देखने को मिल रहा है। साथ साथ देश भर में कई राज्यों से कांग्रेस पार्टी की सरकार जा चुकी है। दोस्तों ऐसे में जनाधार तो कांग्रेस पार्टी का 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़ा है, लेकिन कई बड़े नेता कांग्रेस पार्टी की स्थिति अच्छी होना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस के कुछ नेता है जिसमें शशि थरूर भी एक है, जो तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस पार्टी के सांसद है। उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए अपने रोल के बारे में सवाल पूछा। हालांकि राहुल गांधी ने स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि वो किस रोल के लिए कांग्रेस पार्टी में है। तो इस पर शशि थरूर ने मीडिया वालों से बात करना शुरू कर दिया है और दावा किया है कि अगर कांग्रेस पार्टी में उनको कोई बड़ा रोल नहीं दिया जाता तो फिर वो कोई अलग रास्ता ढूंढेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इसी तरीके के शब्द का इस्तेमाल किया। तो इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से इनकी बातचीत चल रही है। दोस्तों और केरल में बीजेपी को कोई बड़ा चेहरा चाहिए तो हो सकता है कि शशि थरूर वो चेहरा बनकर उभर जाए। अगर आप भी मानते हैं कि शशि थरूर ऐसे नेताओं में से एक है जो कांग्रेस पार्टी के संघर्ष के टाइम में ज्यादा दिन कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, सबको पता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको जो भी लगता है लिखकर जरूर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की सारी बड़ी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे। दोस्तों वहीं पर हरियाणा और पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच पर अपना फैसला टाल दिया है। किसान नेता सरवन सिंह पंथेर ने कहा है कि दिल्ली कूच के बारे में दूसरे फोरम के साथ भी बात करनी है। आज सुबह सभी को बता दिया जाएगा, इसलिए कल अमृतसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, यानी आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही
दी गई है दोस्तों। उन्होंने ऐलान किया है कि दूसरे फोरम के साथ जब सहमति बन जाएगी तो उसके बारे में जानकारी भी दे दी जाएगी। दरअसल शनिवार को आंदोलनकारी किसानों और केंद्र सरकार के बीच में चंडीगढ़ में छठे दौर की बातचीत हुई थी, लेकिन कोई हल नहीं निकला। 2.5 घंटे चले इस मीटिंग में एमएसपी को लेकर पेच फंस गया था दोस्तों, और उन्होंने केंद्र के सामने आंकड़े रखे। अब अगली मीटिंग 19 मार्च को चंडीगढ़ में होगी। मीटिंग के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बैठक अच्छे माहौल में हुई है। हमने मोदी सरकार की प्राथमिकताएं किसानों को बता दी है, किसानों के सामने रख दी है, किसानों की भी बातें सुनी है। किसानों के पास अपने आंकड़े हैं और केंद्र सरकार के पास अपना डेटा है। दोनों आंकड़ों को मिलाया जा रहा है। किसानों का 25 फरवरी को दिल्ली कूच का जो प्रोग्राम था उसको कैंसिल किया जाता है, क्योंकि सरकार से बातचीत जारी और उम्मीद कर रहे हैं कि बातचीत से कोई समाधान निकलेगा। केंद्रीय एजेंसियां किसानों से डेटा ले रही है दोस्तों, यानी किसान अपना अलग डेटा पेश कर रहे हैं, केंद्र सरकार अपना अलग दावा कर रही है। दोनों देखेंगे इनमें से किसका डाटा असली है और कौन झूठ बोल रहा है, कौन गलत दावा कर रहा है। जो भी आपको लगता है लिखा जुटा के साथ साथ केंद्र और तमिलनाडु सरकार के बीच में ट्राई लैंग्वेज यानी 3 लैंग्वेज 3 भाषा पद्धति को लेकर सवाल और वॉर देखने को मिल रहा है दोस्तों। रविवार को कोयम्बटूर के पोलाची रेलवे स्टेशन बोर्ड पर स्टेशन के नाम को हिंदी में लिखने पर डीएमके के लोग भड़क गए और डीएमके के लोगों ने कार्यकर्ताओं ने काले रंग से स्टेशन के बोर्ड को पेंट कर डाला दोस्तों। डीएमके कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए ऐसा किया। इससे पहले सीएम एमके स्टालिन ने शनिवार को केंद्र सरकार की आलोचना की है। उन्होंने तमिलनाडु के अभिभावक शिक्षक संघ के कार्यक्रम में कहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर साइन करने के लिए केंद्र सरकार 2000 या 10,000 करोड़ रुपए भी दे दे तो भी मैं साइन नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में 2000 करोड़ रुपए के लिए अपने अधिकार छोड़ दिए जाए तो तमिल समाज 2000 साल पीछे चला जाएगा। करुणानिधि स्टालिन कभी ऐसा पाप नहीं करेगा। स्टालिन ने कहा कि द्रविड़ आंदोलन 85 साल से तमिल की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। पिछले 75 साल में भारत में 52 भाषाएं खत्म हो गई है। अकेले हिंदी पट्टी की 25 भाषाएं विलुप्त हो गई है। जिन राज्यों ने हिंदी के वर्चस्व के कारण अपनी मूल भाषाएं खो दी है उन्हें अब सच्चाई का एहसास हो रहा है। एमके स्टालिन के द्वारा दिए जा रहे इस बयान में काफी ज्यादा इमोशन भी है दोस्तों और एक तरीके से क्लैरिटी भी है। वो जानते हैं कि तमिलनाडु में तमिल भाषा है और तमिल भाषा को अगर कमजोर करने दिया गया तो फिर इससे तमिल अस्मिता भी काफी कमजोर हो जाएगी और तमिलनाडु की संस्कृति पर भी कई सारे सवाल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि तमिलनाडु की संस्कृति किसी धर्म या फिर जाति के आधार पर नहीं है दोस्तों, या फिर पहनावे के आधार पर नहीं है, बल्कि उनकी बोलचाल के कारण है। तमिलनाडु के लोग क्योंकि तमिल बोलते हैं इसीलिए उनको उनके पहचान तमिल से लोग जोड़कर देखते हैं दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि भाषा उनके लिए सब कुछ है। जैसे फ्रांस में रहने वाला व्यक्ति फ्रेंच बोलता है और फ्रेंच भाषा उनके लिए उनकी मूल भावना है, मूल आइडेंटिटी है। इसी तरीके से तमिलनाडु के अंदर भी है और भारतीय जनता पार्टी सरकार जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी लेकर आना चाहती है तो उसका विरोध भी पुरजोर तरीके से किया जाएगा। वहीं पर सोशल मीडिया में एक बड़ा दावा किया है दोस्तों। पवन कल्याण महाकुंभ में स्नान करने के लिए 4 दिन पहले गए थे। इसके बाद अब खबर आ रही है कि वो अस्पताल में भर्ती है दोस्तों। लोगों ने सोशल मीडिया पर दोनों तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि अब वो हैदराबाद में जो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं। क्या कुंभ के पानी की क्वालिटी कम होने के कारण, खराब क्वालिटी होने के कारण उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है? ये सवाल पूछा गया है दोस्तों। हालांकि इसे लेकर कोई औपचारिक उनकी पार्टी का स्टैंड नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर एनजीटी ने भी अपना स्टैंड लिया है दोस्तों, कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब सवालों के घेरे में आ सकती है दोस्तों। लोगों को पता लगाना चाहिए कि आखिर पूरा मामला क्या है। पवन कल्याण अस्पताल में भर्ती है दोस्तों। इसी के साथ में रेखा गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की मुख्यमंत्री है दोस्तों, मुख्यमंत्री तो बन गई लेकिन उन्हें आज तक पता नहीं चला कि वो किसकी बैठक ले रहे हैं, किन नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार से जुड़ा हुआ है, जहां पर रेखा गुप्ता ने ट्वीट करते हुए कहा कि दिल्ली के बुनियादी ढांचे में सुधार की दिशा में पीडब्ल्यूडी विभाग से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। दिल्ली के खुदे हुए रास्तों, खराब पड़ी सड़कों और यातायात से जुड़े तमाम विषय पर विस्तार से चर्चा और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, यानी दिल्ली के विकास के लिए आदेश जारी किया गया है। लेकिन जब पता चला कि ये जो तस्वीर उन्होंने शेयर की है दोस्तों जिसमें वो मीटिंग कर रही है, वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री के लोगों से मुलाकात नहीं कर रही है, उनसे बातचीत नहीं कर रही है, अधिकारियों से बातचीत नहीं कर रही है, बल्कि दिल्ली जल बोर्ड के लोगों से उनकी मीटिंग चल रही है दोस्तों। यानी दिल्ली जल बोर्ड की मीटिंग को पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी की मीटिंग बताकर लोगों को बेवकूफ बना रही है, या फिर यूं कहिए कि उनको शायद ये भी नहीं पता कि वो डीजेबी यानी दिल्ली जल बोर्ड की बैठक ले रही है या फिर पीडब्ल्यूडी विभाग की बैठक ले रही है। यानी सड़कें बनाना और इंफ्रास्ट्रक्चर को सॉल्व करने वाले मिनिस्ट्री से उनकी बातचीत हो रही है, अधिकारियों से बातचीत हो रही है, या फिर दिल्ली में पानी का संकट दूर करने वाले दिल्ली जल बोर्ड से मुलाकात हो रही है। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को अगर इतना भी नहीं पता तो फिर उनके एजुकेशन पर सवाल खड़ा किया जा सकता है दोस्तों। पीडब्ल्यूडी की मीटिंग दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ करने वाले सरकार क्या चलाएंगे? आम आदमी पार्टी की ओर से तंज कसते हुए बातें कही गई है। साथ साथ दोस्तों नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगर कोई पैसा मांगता है तो सीधे मुझे चिट्ठी लिखना, बाकी काम मैं कर दूंगा। नरेंद्र मोदी के द्वारा भ्रष्टाचारियों को सीधी चेतावनी दी गई है। मीडिया वाले, गोदी मीडिया वाले इस तरीके का दावा कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन सबको पता है कि नरेंद्र मोदी और भ्रष्टाचार कम से कम एक दूसरे के खिलाफ तो नहीं है, क्योंकि कई सारे मामले में नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार पर चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। और मोदी के इस भाषण पर मनराज मीणा बोले, कहा भारत में घूस देने के मामले में अडानी पर अमेरिका में केस चल रहा है, किसको चिट्ठी भेजनी है जरा मोदी जी ये भी बता दो। यानी नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो मुझे चिट्ठी लिखना। तो क्या अब नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखा जाए कि अडानी के द्वारा भारत में अधिकारियों को पैसा दिया गया है, ये भ्रष्टाचार के गंभीर मामले उस पर चल रहे हैं, तो क्या अडानी के खिलाफ मोदी कोई कार्रवाई करेंगे? दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि हम 2
हमारे दो वाले केवल बड़ी बड़ी बातें करेंगे और हकीकत में अपने कुछ एक मित्रों के लिए काम करते रहेंगे, और जब मित्र की बात आएगी तो जब मित्र पर सवाल खड़े होंगे तो चुप्पी साध कर बैठ जाएंगे या बचाने के सारे प्रयास करेंगे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि मोदी और भ्रष्टाचार एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, बल्कि कई बार एक साथ पैरेलल चलते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चलते रहते हैं। साथ साथ दोस्तों शशि थरूर ने कहा कि अगर पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है तो विकल्प मेरे पास मौजूद है। शशि थरूर के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? कि आपको लग रहा है कि शशि थरूर कांग्रेस पार्टी छोड़ने के लिए ये संकेत दे रहे हैं? साथ साथ दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को आम आदमी पार्टी ने विधायक दल की बैठक में दिल्ली के विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष चुन लिया है। दोस्तों पार्टी के नेताओं ने यह जानकारी दी है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पार्टी के 22 विधायक, जिसमें कालका जी से विधायक आतिशी भी शामिल हुई है। दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र 24 फरवरी से शुरू होने वाला है, आज से शुरू होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार ने कहा है कि पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के कामकाज के खिलाफ लंबित कैग रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी। बीजेपी ने 5 फरवरी को विधानसभा में 70 में से 48 सीटों पर चुनाव जीत लिया था। दोस्तों आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों चुनाव हार गए, लेकिन अब क्योंकि आतिशी को मौका दिया गया है, नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, तो हो सकता है कि दोनों नेत्रियों के बीच विधानसभा में जबरदस्त तरीके का एक बयानबाजी देखने को मिलेगा। दोस्तों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आने वाले हैं। दिल्ली विधानसभा में काफी इंटरेस्टिंग भाषण होने वाले हैं। हालांकि क्या दिल्ली विधानसभा में कामकाज पहले की तरह हो पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार फुल मेजोरिटी में पहले हुआ करती थी, लेकिन अचानक से अब बीजेपी को अच्छे खासे नंबर मिले हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी भी एक मजबूत विपक्ष है दोस्तों, तो जबरदस्त संघर्ष देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है? लिखकर जुटाकर ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में सब्र ना टूट जाए देख लेना समाजवादी पार्टी के नेता अंसारी ने भरे सदन में योगी आदित्यनाथ को चेतावनी भेज दी है। दोस्तों आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के द्वारा कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किए जाने को लेकर सपा के एमएलए हाजी रफीक अंसारी ने कहा कि मुसलमान ने ना रोजी मांगा है ना रोटी मांगा है, वो बस इज्जत की 2 रोटी कमाकर अपने बच्चों का पेट भरना चाहता है। मुसलमानों को लाठी मिल रहा है, उन्हें पुलिस की गोली मिल रही है, घर गिराने के लिए बुलडोजर मिल रहा है। मुसलमानों का सब्र बना हुआ है, सब्र करके मुसलमान बैठा हुआ है, उसका ये सब्र आपको खाक में मिला देगा। आप हमारे मुल्लाओं को कठमुल्ला कहते हैं, ये भूल गए हैं कि कराची तक अंग्रेजों ने इन्हीं उलेमाओं को फांसी पर लटका दिया। आज मुसलमानों को ये गद्दार कहते हैं, ये हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं, ये भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। मुसलमान आज खौफ में जी रहे हैं, मां डरती है कि कहीं बेटा बाहर ही ना रह जाए। इसके बाद उन्होंने आगे चेतावनी देते हुए कह दिया है कि देख लेना सब्र ना टूट जाए। समाजवादी पार्टी के नेता अंसारी के द्वारा दिए गए इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनके वीडियो को काफी शेयर भी किया जा रहा है। दोस्तों एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार जो रवैया अपनाती है उसे लेकर कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में जबरदस्त नाराजगी है, और यही बड़ा कारण है कि बीजेपी सरकार सवालों के घेरे में है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के सबसे बड़े नेता बल्कि हेड बीजेपी के इस तरीके के विवादित बयान देते हैं, तो इससे समझ में आता है कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को लेकर भारतीय जनता पार्टी और उसके बड़े बड़े नेताओं की क्या मानसिकता है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता नीमच में रविवार को कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बोलने लगे। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई विचारधाराओं की है, एक नफरत की विचारधारा है, दूसरी सबको साथ लेकर चलने वाली विचारधारा है। उन्होंने दावा किया है कि सत्ता अगर बीजेपी वालों की गई तो कुछ लोगों का बुढ़ापा जेल में कटेगा, खतरे में तो रंगा बिल्ला है। इस तरीके का भी बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि देश खतरे में नहीं है, खतरे में तो रंगा बिल्ला है, जब सत्ता बदलेगी तो कुछ लोगों का बुढ़ापा जेल में कटेगा। सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष योगेश यादव ने कहा कि कांग्रेस सेवा दल सिर्फ एक संगठन नहीं है बल्कि विचारधारा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि काले दिन वाले काली टोपी पहनते हैं, जबकि सेवा दल का सिपाही सफेद वस्त्र धारण करता है, और इसी से पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी शांति और सद्भाव की बातें करती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सेवा दल का कलर ही सफेद है और ये शांति का प्रतीक भी है। सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया, सेवा दल के प्रभारी मंगीलाल भाटी और कांग्रेस पार्टी महिला अध्यक्ष आशा सानभर भी मौजूद रही। दोस्तों इसके साथ में कई और लोग भी मौजूद थे। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मध्य प्रदेश में विचारधारा की लड़ाई स्पष्ट करते हुए बोलकर बता दिया है कि कार्यकर्ताओं को तैयार रहना है, क्योंकि विचारधारा की लड़ाई बड़ी लंबी लड़ी जाती है। साथ साथ अवधेश प्रसाद बताने लगे, उन्होंने कहा कि जैसे ही बीजेपी अयोध्या में हारी वैसे ही बीजेपी अयोध्या के लिए नई नई योजना लेकर आई, और जैसे ही फिर मिल्कीपुर के चुनाव हुए लोगों को लगा कि बीजेपी के लोग अयोध्या पर ध्यान देने लगे हैं, विकास कार्य करवाने लगे हैं, तो लोगों ने वोट दे दिया। और जैसे ही बीजेपी जीती तो अब मिल्कीपुर पूरे अयोध्या के अंदर जो स्कीम पहले लागू की गई थी उसे वापस ले लिया गया है। आपको क्या लगता है दोस्तों? लिखकर जरूर बताइए। क्या बीजेपी अब लोगों से बदला ले रही है? हमारे साथ जुड़ने दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत।